85 to 96 ऑफ एनसीईआरटी पैराग्राफ है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। इसमें की पॉइंट में यहाँ पर देखें, द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ हेनले लूप इज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म काउंटर करंट। यहाँ पर जो इस लाइन में हमें चीज़ें ध्यान रखनी है, पहला कि हेनले लूप की बात हो रही है, दूसरा हेनले लूप के दोनों लिम्स की बात की जा रही है, टू लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले। इनके डायरेक्शन कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब इसको हम यहाँ पर डायग्राम में समझते हैं। सबसे पहले डायग्राम में आप देखें, ये लूप ऑफ हेनले है, ये जो बाहर वाली टिब्यूल आपको दिख रही है ये लूप ऑफ हेनले को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर है, आउटर वन। अब यहां देखें बच्चों, लूप ऑफ हेनले के दोनों लिम्स कौन कौन से होते हैं भाई। पहला लिम है डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये डिसेंडिंग लिम है जिसमें ये नीचे वाले जो डायरेक्शंस हैं, दिस वन इज डिसेंडिंग लिम। ठीक, देन नेक्स्ट लिम है असेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले, LOH। असेंडिंग लिम यहां पर ये ऊपर वाला है, दिस इज असेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों लिम्स में हमने देखा। अब यहां पर देखना है फ्लो का डायरेक्शन। डिसेंडिंग लिम में लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम में अगर आप देखें तो यहां पर आपको फ्लो का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, हर जगह आपको डाउनवर्ड दिखाई देगा, जबकि असेंडिंग लिम में फ्लो का डायरेक्शन जस्ट इसके अपोजिट है। यही बात यहां पर समझाई जा रही है इस लाइन में। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिम्स ऑफ हेनले लूप इज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म्स काउंटर करंट। काउंटर करंट का मतलब होता है कि किसी भी फिल्ट्रेट का दो अपोजिट डायरेक्शन में बहना या फ्लो करना। तो आप देख सकते हो डिसेंडिंग लिम में डाउनवर्ड डायरेक्शन है जबकि असेंडिंग लिम में अपवर्ड डायरेक्शन है। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फिल्ट्रेट बह रहा है, इसीलिए कहलाएगा काउंटर करंट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा। अब वासा रेक्टा की बात की जा रही है। वासा रेक्टा एक ब्लड वेसल है, यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज वासा रेक्टा। वासा रेक्टा के दोनों लिम में द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इज ऑल्सो इन काउंटर करंट पैटर्न। ये किस तरह से होता है इसको यहां समझते हैं हम। यहां पर हमने देखा दिस इज वासा रेक्टा। अब यहां वासा रेक्टा में बच्चों आप देखें कि ब्लड के फ्लो के लिए यहां पर दोनों लिम्स वासा रेक्टा के हमें पहले पता होने चाहिए। तो आप देखो इस वाले लिम में ब्लड का फ्लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसीलिए कहलाता है डिसेंडिंग लिम ऑफ वासा रेक्टा, जबकि इस वाले लिम में ब्लड का फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसीलिए कहलाता है असेंडिंग लिम ऑफ वासा रेक्टा। वासा रेक्टा के भी दो लिम हो गए, असेंडिंग डिसेंडिंग, और लूप ऑफ हेनले के भी दो लिम हो गए, असेंडिंग और डिसेंडिंग। कंफ्यूज नहीं होना है। लूप ऑफ हेनले के अंदर फिल्ट्रेट प्रेजेंट है जबकि वासा रेक्टा के अंदर ब्लड प्रेजेंट है। अब ध्यान दें, यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन शो किया जा रहा है। ठीक, डिसेंडिंग लिम में यहां कैसा डायरेक्शन है इसको हम मार्क करते हैं। डिसेंडिंग लिम के डायरेक्शन को, दिस इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक, अब अगर असेंडिंग लिम की मैं बात करूं तो आप देखें वासा रेक्टा के ही सेम असेंडिंग लिम में ब्लड का फ्लो कैसा हो गया है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर भी बच्चों इन दोनों लिम्स की अगर बात करें तो आपको ब्लड का फ्लो दो डायरेक्शन में, डाउनवर्ड एंड अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है। इस वजह से वासा रेक्टा के अंदर भी हमें क्या देखने को मिलता है, काउंटर करंट पैटर्न। तो हमें दो जगह काउंटर करंट देखने को मिल गया है बच्चों। पहला काउंटर करंट हमको देखने को मिला था इन दी लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले
और दूसरा मिला है इन द लिम्स ऑफ वासा रेक्टा। पेज नंबर 295 296 ऑफ एनसीईआरटी, पैराग्राफ मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। यहां पर इसकी पॉइंट में कहा गया है द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन दी हेनले लूप एंड वासा रेक्टा, कॉमा, as well as the counter current in them help in maintaining an increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium। मेडुला में जैसे जैसे हम अंदर की तरफ मूव करेंगे, आप देखें यहाँ पर 300 ऑस्मोल है, देन 600, देन 900 एंड देन 1200। तो जैसे जैसे मेडुला में अंदर की तरफ हम मूव करते हैं, ऑस्मोलैरिटी हमेशा बढ़ती हुई दिखाई देती है। 300 से 600 हुई, 600 से 900 हुई, और फाइनली अंदर तक हमें 1200 मिली ऑस्मोल ऑस्मोलैरिटी मिलती है। तो यही ये बात यहाँ पर बताई गई है। ये दोनों लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा की क्लोज प्रॉक्सिमिटी की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। अंदर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कितनी ऑस्मोलैरिटी होती है? दैट इज फ्रॉम 300 मिली ऑस्मोल इन द कॉर्टेक्स टू अबाउट 1200 मिली ऑस्मोल इन द इनर मेडुला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाहर वाले हिस्से में जहाँ हमें 300 मिली ऑस्मोल ये कॉर्टेक्स रीजन में है, और ये इनर मेडुला तक हमें 1200 मिली ऑस्मोल मिल जाती है। हम जानते हैं ये वासा रेक्टा है अंदर वाली, और बाहर वाली जो ट्यूब्यूल है ये लूप ऑफ हेनले को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि प्रॉपर एक्सचेंज यहाँ पर पॉसिबल हो पाए। लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम से आप देखो यहाँ से वाटर मूव कर रहा है, और इसी तरह से यहाँ से सोडियम क्लोराइड सॉल्ट NaCl यहाँ से बाहर की तरफ मूव कर रहा है। पेज नंबर 297 एनसीईआरटी, पैराग्राफ रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। यहाँ पर अ फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर or GFR can activate the JG cells to release renin, which converts angiotensinogen into angiotensin 1 and further to angiotensin 2। ये किस तरह से हो रहा है? यहाँ पर 3 कंडीशन मेंशन की गई हैं कि फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, यानी कि ग्लोमेरुलस में आने वाले ब्लड के फ्लो में डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, या फिर ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कम हो जाए, या फिर ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर बोमेंस कैप्सूल में जाने वाले उस प्लाज्मा का फ्लो डिक्रीज हो जाए। इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर होगी, उस वजह से वहाँ पर दिस विल लीड टू एक्टिवेशन ऑफ जेजी सेल्स, और जेजी सेल्स जैसे ही एक्टिवेट होंगी दे विल रिलीज रेनिन। रेनिन यहाँ वर्ड इंपॉर्टेंट है। रेनिन रिलीज हुआ, रेनिन रिलीज होने से क्या होता है? ये रेनिन यहाँ से जाता है विच कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजन। ये एंजियोटेंसिनोजन होता है लिवर के अंदर। एंजियोटेंसिनोजन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन 1 एंड देन फर्दर टू एंजियोटेंसिन 2। इसको यहाँ समझते हैं हम। ये नीचे एक फ्लो चार्ट हमने बना रखा है। किडनी, इसके अंदर मिलेगी हमें जेजी सेल्स। जेजी सेल्स एक्टिवेट होती हैं डिक्रीज इन GFR की वजह से, या फिर ब्लड फ्लो कम हो जाए या ब्लड प्रेशर कम हो जाए। तो जैसे ही एक्टिवेट होती हैं ये रिलीज करेंगी रेनिन। ये रेनिन बच्चों क्या करता है? लीवर से यहाँ पर देखो हमें मिल रहा है एंजियोटेंसिनोजन। ये रेनिन इसको ब्लड में जाकर कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में। ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो गया। अब इस एंजियोटेंसिन 1 को हमें फर्दर कन्वर्ट करना है। उसके लिए लंग्स में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इस एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में।
तो यहाँ पर हमें जो डिजायर्ड फॉर्म चाहिए थी, मोस्ट एक्टिव फॉर्म चाहिए थी, वो मिल गई एंजियोटेंसिन सेकेंड। अब जब एंजियोटेंसिन सेकेंड मिल गई है तो अब आगे पढ़ते हैं हम। यहाँ पर क्या है, एंजियोटेंसिन सेकेंड बीइंग अ पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर, वेसोकंस्ट्रिक्टर यानी ब्लड वेसल का डायमीटर डिक्रीज करने वाला, पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर। जब ब्लड वेसल का डायमीटर डिक्रीज होगा तो उससे क्या होता है, कॉमा इंक्रीजेज ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड देयर बाय GFR। बच्चों, जब हम गार्डन में पानी लगाते हैं तो आपने देखा होगा कभी कभी हम पानी के पाइप को ऐसे दबा देते हैं तो उससे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। सेम यहाँ पर हुआ है। एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 क्या है, पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर है। उसकी वजह से जैसे ही ब्लड वेसल का डायमीटर डिक्रीज होता है, अपने आप ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और उसके बढ़ने से GFR यानी कि फिल्ट्रेशन का भी यहाँ पर फास्ट होने लग जाता है। तो यहाँ पर हमने लिखा भी है पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर, इसकी वजह से क्या हुआ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ और इस वजह से GFR भी इंक्रीज हो गया। अब यहाँ ध्यान देने वाली एक बात है, ये GFR बढ़ गया। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, जब ये GFR डिक्रीज हुआ था, ठीक है। तो ये GFR को ही रीस्टोर करना हमारा पर्पस था। तो जैसे ही हमने अपना पर्पस अचीव करा, भाई आपको समझ में आ गया होगा, GFR डिक्रीज था, उसको हमने दोबारा बढ़ा दिया, तो हमने हमारा एम या पर्पस यहाँ पर अचीव कर लिया। पेज नंबर 297 ऑफ NCERT, पैराग्राफ रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। इसमें यहाँ पर एंजियोटेंसिन सेकेंड also activates the adrenal cortex to release aldosterone। एड्रिनल ग्लैंड का जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो एंजियोटेंसिन 2 also activates adrenal cortex to release aldosterone। और ये एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन causes reabsorption of sodium and water from distal part of the tubule। जो नेफ्रॉन के लास्ट पार्ट जिसे हम DCT बोलते हैं, वहाँ से ये सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। इसकी वजह से क्या होता है, दिस लीड्स टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड GFR। ब्लड प्रेशर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाती है। दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखें, इसको हमने यहाँ एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी लिख लिया है। एंजियोटेंसिन सेकेंड, दिस इज एंजियोटेंसिन सेकेंड। ये क्या कर रहा है, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन से रिलीज कराता है एक हार्मोन जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन ये जाके एक्ट करता है नेफ्रॉन के DCT पार्ट पे और वहाँ से सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करा लेता है। सोडियम और वाटर दोबारा से ब्लड में आ गए तो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और साथ में ही क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो गया है तो अब GFR भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसी को बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म। इसे रास के नाम से भी जाना जाता है। पेज नंबर 298 ऑफ NCERT, पैराग्राफ डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पर malfunctioning of kidney can lead to accumulation of urea in the blood, a condition called uremia, which is highly harmful and may lead to kidney failure। भाई किडनियों में किसी बीमारी की वजह से अगर वो अपना फंक्शन सही से ना कर पाएँ तो उस वजह से क्या होता है, किडनी का काम है बॉडी से यूरिया को बाहर निकाल देना। अब किडनी अपना काम नहीं कर रही है तो ये यूरिया ब्लड के अंदर ही एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे ब्लड के अंदर यूरिया के लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और इन बढ़े हुए यूरिया के लेवल्स को हम बोलते हैं यूरेमिया। अब यहाँ आप देखें, यूरेमिया ये कंडीशन है, ये कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल कंडीशन होती है और इस यूरेमिया वाली कंडीशन से
इट मे लीड टू किडनी फेलियर, किडनी परमानेंटली फेल हो सकती है। तो ऐसे लोग जिनमें किडनी फेलियर हो चुका है, अब उनको हम किस तरह से बचाते हैं? इन सच पेशेंट्स यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस की हेल्प से हम उनकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा यूरिया इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से बहुत हार्मफुल कंडीशन है, उस यूरिया को किस तरह से सेपरेट करते हैं, आइए इसको यहाँ देखते हैं। हीमोडायलिसिस कंडीशन में हम एक सूटेबल आर्टरी से ब्लड को बाहर निकालकर इस मशीन के अंदर ले आते हैं। अब देखें, ये जो आर्टरी के अंदर से हमने जो ब्लड को ड्रेन किया है, इसके अंदर बच्चों बहुत ज़्यादा हाई कंटेंट है यूरिया का। हमें उसी यूरिया को सेपरेट करना है। इसको किस तरह से किया जाता है? इस ब्लड को हमने यहाँ पर मशीन में डाल दिया। आप इस तरह से देख सकते हैं मशीन में ये एस शेप स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस चैम्बर के अंदर यहाँ पर आपको ग्रीन डॉट्स विजिबल हैं, ये है डायलाइजिंग फ्लूइड। यहाँ पर आप देखें 2 कंटेनर्स आपको दिख रहे हैं, एक ये वाला है, ये है फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड यानी कि ताज़ा डायलाइजिंग फ्लूइड का कंटेनर, और दूसरा ये है यूज्ड डायलाइजिंग फ्लूइड का कंटेनर। अब यहाँ आप समझिएगा, इस डायलाइजिंग फ्लूइड वाले ये जो आपको रीजन दिख रहा है, इसके अंदर यूरिया का लेवल अप्रॉक्सीमेटली 0 लगते हैं, और जो आर्टरी से ये जो ब्लड यहाँ पर इस मशीन के अंदर भेजा जा रहा है, इसके अंदर यूरिया का लेवल है बहुत ज़्यादा। तो हम जानते हैं चीज़ें हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करती हैं। तो यहाँ पर बच्चों अब क्या होता है कि जैसे ही ये ब्लड इस मशीन में फ्लो करता है, क्योंकि ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल ज़्यादा है, तो ये हाई से लो की तरफ यूरिया मूव करना शुरू करता है, और वो यहाँ से बाहर निकलकर इस डायलाइजिंग फ्लूइड में आना स्टार्ट कर देता है। तो ये यहाँ पर ये इस तरह से यूरिया इस डायलाइजिंग फ्लूइड में यहाँ इकट्ठा होने लग गया है। धीरे धीरे सारा यूरिया इस डायलाइजिंग फ्लूइड में ही रह जाता है, और फिर इस यूज्ड डायलाइजिंग फ्लूइड को हम यहाँ इस वाले कंटेनर में इकट्ठा कर लेते हैं। क्योंकि हम लगातार यूज्ड डायलाइजिंग फ्लूइड यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, इसीलिए हमें लगातार फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड को भी यहाँ मशीन में डालते रहना ज़रूरी है। अब यहाँ आप देखें, जब ये ब्लड यहाँ पर साफ हो चुका है, अब इस ब्लड को हम दोबारा से यहाँ से देखिए मशीन में दोबारा से इसको हम यहाँ से एक सूटेबल वेन के अंदर लेते हुए पेशेंट में दोबारा से बॉडी के अंदर उसके पहुँचा देते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ब्लड को प्यूरिफाई कर दिया, फिल्टर कर दिया, क्लीन कर दिया, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोडायलाइसिस। डियर स्टूडेंट्स, we have already discussed the important NCERT key points of the topic excretory products and their elimination. Now, this will help you to develop better understanding without any confusion, and which will be reflected in the form of better efficacy and higher marks in the upcoming exam also. So, I wish you good luck. Thank you.